नमस्कार प्यारे दोस्तों। आज फिर हाजिर हैं आपकी सेवा में सेल के साथ। आज हम सेल के सभी पार्ट्स के नाम और उनके कार्य, उनका स्ट्रक्चर क्या है, ये सब विस्तृत से चर्चा करेंगे। ये सिर्फ डिस्कशन क्लास है, इसमें थ्योरी आपको नहीं लिखवाया जाएगा। थ्योरी आप जो हम बोलेंगे उससे लिख लेंगे या आपके पास मटेरियल होगा। ये सिर्फ समझने वाली क्लास है और याद करने वाली क्लास है। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप देखेंगे सेल। सेल क्या है? सेल बेसिक यूनिट ऑफ आवर लाइफ, यानी सेल क्या है? बेसिक यूनिट आवर लाइफ। सेल हमारे जीवन की सबसे छोटी इकाई है, इसीलिए इसे बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ भी इसे कहा जाता है। देखिए, इसके साथ हम बात करें कि सेल के अध्ययन को क्या कहा जाता है, तो दोस्तों अध्ययन को साइटोलॉजी कहा जाता है। क्या? साइटोलॉजी। सेल के अध्ययन को साइटोलॉजी कहा जाता है। अब हम आगे बढ़ते हैं। सेल की संरचना कैसी होती है? इसके बाद अगर हम सेल की बात करें तो कोशिका को जीवन की आधारभूत इकाई कहते हैं। ये हमारे जीवन की सबसे छोटी इकाई होती है। इसे हम सीधे आँखों से नहीं देख सकते, केवल माइक्रोस्कोप से ही देखा जा सकता है। कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने 1665 में की थी। कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक 1665। कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने 1665 में की थी। ये तो आपको पता ही होगा। इसके बीच में जो केंद्र बिंदु है, क्या ये जो केंद्र बिंदु है, इसको दोस्तों न्यूक्लियस कहते हैं। क्या? न्यूक्लियस यानी केंद्रक कहते हैं। इसकी खोज रॉबर्ट ब्राउन ने, इसकी खोज देखिए, याद रखने का क्या बेस्ट तरीका, रॉबर्ट हुक और रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में इसकी खोज रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। कोशिका के अध्ययन को साइटोलॉजी कहते हैं, ये आपको पता है। कोशिका की संरचना के भिन्न रूप तथा आकार होते हैं। इनके आकार तथा रूप शरीर की आवश्यकता तथा उनके कार्य के अनुरूप होते हैं। उदाहरण के लिए मांसपेशियों की कोशिकाएं कार्य करते समय सिकुड़ती तथा फैलती हैं। मसल की जो सेल्स हैं वो क्या करती है? सिकुड़ती हैं और फैलती हैं। तंत्र की कोशिकाएं लंबी होती हैं, तो इसका आकार कोई निश्चित नहीं होता है। तो हम लिख सकते हैं आकार निश्चित नहीं। क्या? आकार इसका सेल का आकार जो है निश्चित नहीं होता है। सॉरी, देखिए आगे शुरू करते हैं। कहते हैं अब मस्कुलर सेल हैं, वो सिकुड़ती और फैलती हैं, तो निश्चित है कि उनका आकार एक जैसा नहीं होगा। इसके बाद जो हमारे ब्रेन में सेल पाई जाती हैं, न्यूरॉन्स, जो लगभग 1 मीटर की लंबी होती हैं, तो उनका आकार कैसे एक जैसा हो सकता है?
ब्लड में जो सेल पाई जाती हैं वो भी सबसे छोटी और गोल मटोल होती हैं। तो कोई सेल लंबी, कोई सेल लंबी, कोई मोटी, कोई छोटी। तो इस प्रकार सेल का कोई आकार निश्चित नहीं होता है। ब्रेन की कोशिका लंबी होती है और ये सारे मस्तिष्क तक संदेशों को लाना और वापस ले जाना इसका मुख्य कार्य होता है। साइटिका शरीर की सबसे लंबी कोशिका होती है। ये तंत्रिका कोशिका होती है। क्या? साइटिका। साइटिका एक ब्रेन सेल है जो सबसे लंबी होती है। इसके बाद स्किन, चमड़ी, स्किन की कोशिकाएं काफ़ी चौड़ी होती हैं। ये हमारी लंबी हो गई, साइटिका लंबी हो गई। इसके बाद स्किन, इसकी स्किन की जो सेल है हमारी वो चौड़ी हो गई। ठीक है। इसके बाद मस्कुलर हो गई, ब्लड हो गया, ये सारी सेल्स होती हैं। कोशिकाएं काफ़ी चौड़ी होती हैं स्किन की, जो शरीर की सुरक्षा के लिए कवच का कार्य करती हैं। जो शरीर की सुरक्षा के लिए एक क्या करती हैं? कवच का कार्य करती हैं, क्योंकि इनका आकार जो है चौड़ा होता है और एक बड़े भाग को ढकने में सहायक होती हैं। कोशिकाएं दो प्रकार की होती हैं। कोशिकाएं दो प्रकार की होती हैं। दो प्रकार, एक तो हमारी हो गई यूकैरियोटिक और एक हो गई हमारी प्रोकैरियोटिक। यूकैरियोटिक जीव जंतु जैसे जानवर और मानव। ठीक है। इसके साथ प्रोकैरियोटिक सेल जो है वो पेड़ पादपों में पाई जाती है। पेड़ पादप, इसे इसको 70S सेल कहते हैं और इसे 80S सेल भी कहा जाता है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। यूकैरियोटिक कोशिका जीव जंतु में पाई जाती है। हमने आपको बता दिया प्रोकैरियोटिक से जो सेल होती है, यूकैरियोटिक सेल जो जीव जंतु में पाई जाती है और उसमें केंद्रक होता है। इसमें केंद्रक होता है, केंद्रक होता है। इनमें केंद्रक नहीं, क्या? इनमें केंद्रक नहीं होता है। ये अविकसित होती हैं और मानव की जो सेल है जीव जंतुओं की है वो विकसित सेल होती है। इसके बाद प्रोकैरियोटिक सेल जो है आकार में छोटी होती हैं, यूकैरियोटिक सेल जो है आकार में बड़ी होती है। इसके बाद हम बात करें कोशिका के पुनः बनने की प्रक्रिया को माइटोसिस कहा जाता है। माइटोसिस कहा जाता है। कोशिका निर्माण, क्या? सेल निर्माण को माइटोसिस कहा जाता है। माइटोसिस कहा जाता है, जो प्रोकैरियोटिक सेल में नहीं होती। यूकैरियोटिक सेल में माइटोसिस प्रक्रिया होती है। ठीक है। इसके बाद हम आगे बात करते हैं सेल मेम्ब्रेन की। अब हम सेल के बारे में ही पढ़ेंगे। अभी तो पढ़ रहे थे, इसके बारे में, स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा हमने। इसके बाद अब हम पढ़ेंगे सेल मेम्ब्रेन। क्या? तो ये हमारी सेल मेम्ब्रेन होती है दोस्तों, ये सेल मेम्ब्रेन यानी कोशिका झिल्ली। इसका मुख्य कार्य क्या होता है? ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी इसे कहा जाता है। प्लाज्मा मीन्स क्या होता है? परत, और मेम्ब्रेन मीन्स झिल्ली।
इसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहा जाता है। जैसा कि आप जानते हैं, इसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहा जाता है। इसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। सेल मेम्ब्रेन का काम क्या है? यह तीन परतों से बना होता है, जिसमें लिपिड और प्रोटीन होते हैं। लिपिड और प्रोटीन होते हैं। अगर हम इसकी परतों की बात करें, जिसमें लिपिड और प्रोटीन होते हैं, लिपिड और प्रोटीन होते हैं। ये पदार्थ को कोशिका में प्रवेश करने के अवांछित पदार्थों को कोशिका में प्रवेश करने को रोकती है। अगर साधारण भाषा में कहा जाए तो ये आवागमन पर नियंत्रण रखती है। किस पर? आवागमन पर। आवागमन कंट्रोल। क्या? आवागमन नियंत्रित। जिन पदार्थों की शरीर को आवश्यकता होती है उनको ये प्रवेश करने देती है और अवांछित पदार्थों को प्रवेश नहीं करने देती। इसके बाद अगर हम बात करें कोशिका द्रव की, कोशिका द्रव यानी जिसे हम साइटोप्लाज्मा भी कहते हैं। दोस्तों, ये न्यूक्लियस है और ये हमारी सेल मेम्ब्रेन। इसके बीच में यानी इसके बीच में जो तरल भरा होता है उसे हम साइटोप्लाज्मा कहते हैं। उसे हम साइटोप्लाज्मा कहते हैं। साइटोप्लाज्मा, साइटोप्लाज्मा। ठीक है। साइटोप्लाज्मा वो क्षेत्र है जो न्यूक्लियस के बाहर और सेल मेम्ब्रेन के अंदर पाया जाता है। साइटोप्लाज्मा एक रंगहीन तरल पदार्थ है। क्या? रंगहीन तरल पदार्थ। रंगहीन तरल है। एक जेली नुमा होता है, जैसे जेली गाड़ी होती है वैसे इसका मुख्य कार्य क्या होता है? ये सेल के बाकी पार्ट्सों को आपस में नष्ट होने से रोकती है। इसके बाद इसमें ठोस तरल के विभिन्न अणु होते हैं। ठोस तरल जैसे न्यूक्लियस हो गया, ये सारे पार्ट जो होते हैं सेल के पार्ट्स, ऑर्गेनेल्स ऑफ सेल इसी में पाए जाते हैं। न्यूक्लियस की बात करें, अगर हम न्यूक्लियस की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने की थी, ये तो हमने आपको बता दिया। लेकिन न्यूक्लियस का कार्य होता है, इसे ब्रेन ऑफ सेल भी कहा जाता है। कोशिका का दिमाग, इसे कोशिका का दिमाग भी कहा जाता है। यह न्यूक्लियस मेम्ब्रेन की डबल मेम्ब्रेन से घिरा होता है। ये सेल है तो सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस है तो न्यूक्लियस मेम्ब्रेन, जो डबल मेम्ब्रेन से घिरा होता है। ये कोशिका का नियंत्रण केंद्र है। कोशिका के विकास में मदद करता है। कोशिका को कंट्रोल करेगा तो कोशिका का डेवलपमेंट भी देखना इसी का ही मुख्य उद्देश्य होता है। न्यूक्लियस में डीएनए होता है और जेनेटिक जानकारी को रखता है। न्यूक्लियस में डीएनए होता है जो जेनेटिक जानकारी को क्या करता है? अपने पास रखता है। इसके बाद आगे बढ़े तो हम बात करते हैं प्रोटोप्लाज्मा। प्रोटोप्लाज्मा क्या है? प्रोटोप्लाज्मा दोस्तों इसकी एरिया है सेल मेम्ब्रेन से लेकर और होल पार्ट्स ऑफ ऑर्गन सेल। यानी प्रोटोप्लाज्मा जो है, प्रोटोप्लाज्मा क्या है दोस्तों? प्रोटोप्लाज्मा सेल मेम्ब्रेन के अंदर ऑर्गन्स के, सेल के जितने ऑर्गेनेल्स हैं वो सभी क्या हैं? प्रोटोप्लाज्मा हैं। यानी सेल मेम्ब्रेन के अंदर जितने भी न्यूक्लियस है, माइटोकॉन्ड्रिया है, वैक्यूल्स हैं और एंडोप्लाज्म रेटिकुलम है, ये सारे पार्ट्स जो हैं प्रोटोप्लाज्मा के अंतर्गत ही आते हैं। प्रोटोप्लाज्मा
के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, प्रोटोप्लाज्मा दो भागों में विभाजित होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियस ऑफ साइटोप्लाज्मा कहते हैं। न्यूक्लियस ऑफ साइटोप्लाज्मा यानी एक ही बात आपको याद रखनी कि सेल मेम्ब्रेन के अंदर जो कुछ भी पाया जाता है वो सब प्रोटोप्लाज्मा ही है। अब हम बात करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया की। माइटोकॉन्ड्रिया ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया जो है इसे पावर हाउस ऑफ सेल भी कहा जाता है। ये सबसे हमारा इम्पोर्टेंट पार्ट है। इसे एटीपी मिल और पावर हाउस ऑफ सेल भी इसे कहा जाता है। इसे सेल का ऊर्जा गृह भी कहते हैं। हिंदी की बात करें तो कोशिका का ऊर्जा गृह भी कहते हैं, क्योंकि ये सॉरी दोस्तों, ये टिक गलत लग गया। ये है हमारी माइटोकॉन्ड्रिया। क्या? माइटोकॉन्ड्रिया को एटीपी मिल भी कहा जाता है, पावर ऑफ सेल भी इसे कहा जाता है। ये रॉड के आकार की होती है। इसका आकार कैसा होता है? एक रॉड, क्या छड़ के जैसा इसका आकार होता है। अगर हम बात करें, ये डबल मेम्ब्रेन होती है। क्या? डबल मेम्ब्रेन होती है। और इसके बाद इसमें सेल रेस्पिरेशन होता है और ऊर्जा बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। एटीपी का संश्लेषण यही होता है। इसे क्या क्या कहते हैं? एटीपी मिल, पावर ऑफ सेल, ठीक है, और कोशिका का ऊर्जा गृह आदि कई नाम हैं। किसके? माइटोकॉन्ड्रिया के। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है दोस्तों? ये दो प्रकार के होते हैं, जो न्यूक्लियस के बाहर पाए जाते हैं। क्या? न्यूक्लियस के बाहर पाए जाते हैं। न्यूक्लियस के बाहर पाए जाने का मुख्य कारण ये भी है कि यहाँ से डीएनए आरएनए निकलता है और ये किसमें? इसके एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर चिपक जाता है, जिसे हम राइबोसोम भी कहते हैं, राइबोसोम भी कहते हैं। ये दो प्रकार का होता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है हमारा, रेटिकुलम दो प्रकार का होता है। कौन सा? एक तो होता है हमारा रफ और दूसरा हमारा होता है दोस्तों स्मूथ। क्या? स्मूथ में वसा का संश्लेषण होता है और रफ में प्रोटीन का संश्लेषण होता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वो पार्ट है जिसके दो भाग होते हैं। एक होता है रफ और एक होता है स्मूथ। तो रफ में प्रोटीन का संश्लेषण होता है, इसलिए ये खुरदुरे हो जाते हैं। दाने नुमा प्रोटीन जो होती है राइबोसोम, वो इससे चिपके रहते हैं। और जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो चिकना होता है, वहाँ वसा क्या होती है? स्टोर होती है। ठीक है, आगे हम बात करते हैं गोल्जी अपार्ट्स की। क्या? गोल्जी अपार्ट्स दोस्तों, गोल्जी अपार्ट्स जो है हमारा, गोल्जी अपार्ट्स इसका मुख्य कार्य क्या होता है? गोल्जी अपार्ट्स का मुख्य कार्य क्या होता है? ये लाइसोसोम बनाता है। लाइसोसोम भी हम समझेंगे। इसका मुख्य कार्य क्या होता है? लाइसोसोम बनाना। क्या? लाइसोसोम बनाना। ठीक है, इसका मुख्य कार्य क्या होता है? लाइसोसोम का निर्माण करना। और इसके साथ साथ ही कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन का संश्लेषण भी करता है। किसका? कार्बोहाइड्रेट प्लस प्रोटीन का संश्लेषण भी करता है। कौन? हमारा गोल्जी अपार्ट्स।
यानी प्रोटीन की पैकेजिंग भी करता है। प्रोटीन की पैकेजिंग भी करता है। कौन है ये हमारा? गोल्जी अपार्ट्स। ठीक है, और इसके साथ साथ इसे ट्रैफिक पुलिस भी कहा जाता है। ट्रैफिक पुलिस इसे कहा जाता है। पोस्ट ऑफिस ऑफ द सेल भी इसे कहा जाता है। पोस्ट ऑफिस ऑफ द सेल भी इसे कहा जाता है। इसको ट्रैफिक पुलिस कहने का मुख्य कारण क्या है? जैसे ट्रैफिक पुलिस सिग्नल्स देती है कि किसको किधर जाना है, इसी प्रकार ये गोल्जी अपार्ट्स भी ट्रैफिक पुलिस की तरह ही सिग्नल्स देती है और जहां आवश्यकता होती है प्रोटीन की वहां तक ये ट्रांसफरेशन यानी परिवहन करके वहां तक पहुंचाती है। आगे हम बात करते हैं लाइसोसोम। क्या ये सबसे खतरनाक है? क्या लाइसोसोम जो है हमारा ये सबसे खतरनाक है। लाइसोसोम का ये मुख्य कार्य होता है, ये सेल के अंदर जो है घूमता है। क्या घूमता रहता है और जहाँ भी मृत सेल दिखती हैं इसे भक्षण करके और उसे नष्ट कर देता है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि कई सारी सेल्स निष्क्रिय हो जाती हैं और कार्य नहीं करती, तो ये पूछता है क्या काम नहीं करोगी, तो वो मना करते हैं और मना करते हैं तब ये गुस्से में आ जाता है और गुस्से में आया एकदम ब्लास्ट कर लिया। एक दो सेल को तो ये नष्ट कर लेता है, जब कई सारी सेल्स काम नहीं करती हैं तो ये खुद को ही ब्लास्ट करके उन्हें नष्ट कर देता है। तभी आपने देखा होगा, मान लीजिए कोई आपके थप्पड़ मार दे और उस जगह पे जो लाइसोसोम फट जाए तो उस जगह पे हमारे काला धब्बा पड़ जाता है, यानी कुछ वहाँ की सारी सेल्स डेड हो जाती हैं और इसी वजह से वहाँ काला धब्बा पड़ जाता है। उससे निकलने के लिए आप गर्म पानी का इस्तेमाल कर सकते हैं। लाइसोसोम इसे क्या कहते हैं? लाइसोसोम का उपनाम क्या है? आत्महत्या की थैली। आत्महत्या की थैली। आत्महत्या की थैली। ठीक है, आत्महत्या की थैली भी से कहा जाता है। इसके अंदर क्या पाया जाता है जो सभी सेल को नष्ट कर देता है? हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। क्या? हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। इसके अंतर्गत हाइड्रोलाइटिक एंजाइम पाया जाता है। जब ये फटता है तो वो सभी सेल्स को नष्ट करने में मदद करता है। इसके बाद राइबोसोम। क्या? इसके बाद राइबोसोम। राइबोसोम कोशिका के अंदर जितने ऑर्गन्स हैं वो उनसे सबसे छोटा होता है। क्या? सबसे छोटा ऑर्गन राइबोसोम होता है। यहाँ पे नाम डाल देते हैं राइबोसोम। ठीक है, राइबोसोम। ठीक है, राइबोसोम क्या करता है? ये भी प्रोटीन का संश्लेषण करता है। क्या? इसे प्रोटीन की फैक्ट्री भी कहा जाता है। इसे प्रोटीन की फैक्ट्री भी कहा जाता है। जैसा कि आप जानते हैं प्रोटीन की फैक्ट्री से कहा जाता है। प्रोटीन क्या है? हमारे शरीर में ज़्यादातर जितने भी सिस्टम हैं सब प्रोटीन के ही बने हुए हैं और ये प्रोटीन का फैक्ट्री है, इससे प्रोटीन को उत्पादन करता है। एंजाइम हो गया, प्रोटीन हो गया, वो हार्मोन्स हो गए और बॉडी पार्ट्स हो गए, ये सब ज़्यादातर प्रोटीन के ही बने होते हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं गुणसूत्र। क्या? एक धागे नुमा। क्या? ये देखिए दोस्तों गुणसूत्र। क्या? ये गुणसूत्र जिसे हम क्रोमोसोम भी कहते हैं। क्या? क्रोमोसोम भी कहते हैं। क्रोमोसोम भी कहते हैं किसको? ये सेल के अंदर जो हमारा पाया जाता है क्या? गुणसूत्र, क्रोमोसोम भी कहते हैं। ठीक है, ये हमारा कहाँ बनता है? सॉरी, ये हमारा न्यूक्लियस के अंतर्गत
अंदर बनता है। ये धागे नुमा जो संरचना है न्यूक्लियस के अंदर, न्यूक्लियोप्लाज्मा के अंदर, ये हमारी क्रोमोसोम बनाती है। ये धागे नुमा है क्या, धागे नुमा, ये हमारी धागे नुमा आकृति होती है। और ये क्या करता है, डीएनए और प्रोटीन, डीएनए प्लस प्रोटीन, इनका क्या करता है संश्लेषण, इनको क्या करता है, इनके सहयोग से बनता है, डीएनए और प्रोटीन के सहयोग से बनता है। मानव कोशिका में कितने, मानव सेल में 23 जोड़ी डीएनए पाए जाते हैं। मानव के अंदर 23 जोड़ी डीएनए पाए जाते हैं, जिसमें से 22 जोड़ी ऑटोसोम होते हैं, यानी ये सिर्फ बॉडी का स्ट्रक्चर निर्माण करते हैं, और एक जोड़ी जो होता है वो जीन का निर्धारण करता है। वो क्या करता है, जीन का निर्धारण यानी लिंग का निर्धारण करता है। ठीक है, आगे देखिए, इनकी कुल संख्या जैसे कि आप जानते हैं 23 जोड़ी, तो टोटल 46 होती है। इसके बाद सेंट्रोसोम, क्या, अब हमारा लास्ट पार्ट एक रह गया ऑर्गन, सेंट्रोसोम। क्या, ये आपने सब पढ़ लिया। सेंट्रोसोम, क्या, सेंट्रोसोम क्या करते हैं दोस्तों, सेंट्रोसोम क्या करते हैं, सेंट्रोसोम, सेंट्रोसोम जो है ये कोशिका विभाजन में मदद करते हैं। क्या, कोशिका विभाजन, कोशिका विभाजन करने में मदद करते हैं। कौन, सेंट्रोसोम। ठीक है दोस्तों, सेल के बारे में हमने, सेल के ऑर्गन्स के बारे में लगभग सभी चीज़ों के बारे में चर्चा कर ली है। इसके बाद अगर 2-4 पॉइंट और हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया कहाँ है हमारी, ये है माइटोकॉन्ड्रिया की खोज। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की, तो माइटोकॉन्ड्रिया की खोज दोस्तों अल्टमैन ने की, अल्टमैन ने की। इसका नाम किसने दिया, तो नाम बेंडा ने दिया। ठीक है, नाम, इसका नामकरण किसने किया, बेंडा ने किया था। गोल्जी बॉडी की खोज किसने की, गोल्जी बॉडी कहाँ हमारी, ये है, इसे, इसका मुख्य, इसे ट्रैफिक भी कहते हैं। कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन का पाचन करती है, इसके साथ संश्लेषण करती है। इसको कैमिली गोल्जी, इसकी खोज किसने की, कैमिलियो गोल्जी ने, किसने, कैमिलियो गोल्जी ने। ठीक है, और सेल की खोज और न्यूक्लियस की खोज हम पढ़ ही चुके हैं दोस्तों। ठीक है, आगे कुछ रह तो नहीं गया, लगभग हमने सभी कवर कर लिया है। ठीक है, कुछ भी नहीं रहा। इसके बाद अगर कुछ छूट जाता है, इसके साथ अगर कुछ छूट जाता है तो वो हम नेक्स्ट भाग में कवर करेंगे। उम्मीद करते हैं आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगता है तो थोड़ा सा सहयोग करके आप इसे लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।